हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनी सैटरडे लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको हर हाल में याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सवाल आने के चांस रहेंगे। ठीक है, हम बाहर से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं। जो आपको पिछले एग्जाम में पूछा गया था उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उनका रिवीजन होगा अच्छे ढंग से। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं, अब तक शुरुआत नहीं किए हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त करिएगा? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ इसका टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, पूरा फोकस के साथ देखिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कितना क्वेश्चन याद है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। देखिए कहाँ पूछा है? खोखले गोले के भीतर का विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, देखिए ये हमारा पास एक आवेशित गोला है, और आवेशित गोले का यह खासियत होता है कि उसको जो भी आवेश दिया जाता है उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, ये चालक गोला का खासियत होता है। ठीक बात है। अगर इस गोले से बाहर कोई बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र पूछे, बाहर कोई स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछे, तो वो होता है के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? यहाँ से लेके इस पी बिंदु की दूरी है। ठीक है, स्मॉल आर। ठीक है, और अगर हमको सतह पर पूछे, ठीक है, इस सतह पर इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ पर ही होता है विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ही होता है विद्युत क्षेत्र के क्यू बटा कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक बात है। और अगर हमको इसके अंदर पूछे, अगर इसको अंदर पूछे तो हम क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, और अंदर आप देख सकते हैं कोई भी आवेश नहीं है। आवेश कहाँ है? इसके सतह पर है। ठीक है, गोले के सतह पर है, तो अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो अंदर आवेश न होने के कारण फोर्स कितना लगेगा? जीरो। जीरो होने के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अगर अंदर की बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो। तो ये हो गया सतह के अंदर, ये हो गया सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अगर सतह के बाहर बात करें, ठीक है, खोखला गोला के अगर सतह के बाहर बात करें, ये हो गया सतह के बाहर। ठीक है, तो वो होता है के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम सतह पर बात करें तो यही जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सतह पर, ये हो जाएगा सतह पर। अब तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगर सतह के बाहर पूछे तो के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर पूछे तो के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। अगर अंदर विद्युत क्षेत्र पूछे तो वो कितना होता है? वो होता है जीरो। तो हमें क्या पूछा गया है? अंदर ही पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एडवांस बात करते हैं। देखिए इस के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलाम के नियम से आता है। ठीक है, और इसका जो गणितीय मान होता है वो होता है, इसका जो गणितीय मान होता है वो क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि के का मान कितना होता है? जो गणितीय मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर बात है। पहला नंबर सवाल दम आपके दम मक्खन हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। दूसरा सवाल, सेकंड नंबर सवाल को देखा जाए। कहता है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। पहले बात करते हैं हम लोग ध्रुव प्रबलता के ऊपर कि ध्रुव प्रबलता होता क्या है। देखिए पहले तो इसको एम से सूचित करते हैं। ठीक है, ध्रुव प्रबलता को एम से सूचित करते हैं। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उनके बीच के लंबाई के गुणनफल का क्या कहलाता है? ध्रुव प्रबलता कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है ध्रुव प्रबलता। किसी चुंबक में प्रवाहित धारा तथा दोनों ध्रुवों के बीच के लंबाई के गुणनफल ध्रुव प्रबलता कहलाता है। ठीक है, और इसको एम से सूचित करते हैं। बात करते हैं इसका एसआई मात्रक का। ठीक है, एसआई यूनिट का, तो ये धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो एम्पियर मीटर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी बीमा की, अगर इसकी बीमा की तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, देखिए
एम्पियर का क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। और एल का क्या होता है, एल होता है, तो एल इंटू ए हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। अगर पूछे कि ध्रुव प्रबलता कौन सी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। कैसा राशि है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात को आप लेकर के चलिएगा, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। एक एक सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना याद है। थर्ड नंबर सवाल के देखिए थर्ड नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व कौन सा है? क्या तांबा है, क्या प्लेटिनम है, क्या टंगस्टन है, क्या नाइक्रोम है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत हीटर में देखिए जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी हीटिंग एलिमेंट है उस सब के सब में किसका उपयोग होता है, नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है, नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं अगर नाइक्रोम की, नाइक्रोम के तार के, तो ये होता है निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, ठीक है। और इसका अगर गुण की बात करें, अगर नाइक्रोम की गुण की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, अचुंबकीय होता है। कैसा होता है, अचुंबकीय होता है, अचुंबकीय होता है, ठीक है। अचुंबकीय होता है। नाइक्रोम कैसा गुण रखता है, अचुंबकीय गुण रखता है, ठीक है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोध को बनाने के लिए, और जितने भी हीटिंग एलिमेंट है इसका उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का तार का। क्लियर बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल 4। देखिए चौथा नंबर सवाल को देखा जाए, कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? क्या गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतलावोत्तल लेंस? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ही कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं दृष्टि दोष, अगर हम बात करते हैं दृष्टि दोष, ठीक है, तो दृष्टि दोष के प्रकार का होता है भाई साहब, दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तीसरा क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है अविंदुकता, 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 ठीक है। ये सभी के बारे में जाते हैं। ये 4 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। अगर हम बात करें इसके निवारण के ऊपर, अगर हम बात करें इसके निवारण के ऊपर, तो इसका निवारण कौन कौन सा है? देखिए निकट दृष्टि दोष का जो निवारण करते हैं वो करते हैं अवतल लेंस से, अवतल लेंस से, ठीक है, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से करते हैं, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष का जो निवारण करते हैं, इधर क्या है, इधर है निवारण, मतलब उसको हटाने के लिए किसका निवारण, ठीक है, हाँ, किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। जरा दृष्टि दोष का द्विफोकस लेंस का उपयोग करते हैं। किसके लिए, द्विफोकस लेंस, द्विफोकस, फोकस आपको एक एक आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है, ठीक है। या तो अपने कॉपी में ये वाला लिख लीजिएगा क्योंकि ये की पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, की पॉइंट है, की पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। द्विफोकस लेंस, ठीक है। अब बिंदुकता के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दृष्टि दोष और उसका निवारण। देखिए ज़्यादातर पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखा है। क्या बना रखा है, देखिए कितने अंक का है, 1 2 3, 3 अक्षर का है। 3 के बाद कौन आता है, 3 के बाद 4 आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो इसका निवारण है वो 4 अक्षर का होगा, अवतल, 4 अक्षर का हो गया। देखिए दूर के अक्षर का है, 2 अक्षर का, तो 2 हो गया। तो 2 के बाद कौन आता है, 3, तो ये हो गया 3। देखिए जो इसका निवारण है वो 3 अक्षर का होता है, उतला, उत्तल, ठीक है। तो ये हो गया 2 त 3, 3 त 4, ये हो गया इसका ट्रिक जो कि आपको याद रखना है। ये हो गया इसका ट्रिक, ठीक है, ये हो गया इसका ट्रिक। अगर दृष्टि दोष 3 अंक का है तो उसका निवारण 4 अक्षर का आएगा। अगर दृष्टि दोष 2 अक्षर का है तो उसका निवारण 3 अक्षर का आएगा, ठीक है। ये बेस्ट ट्रिक है, आपको याद करने में सहायता होगी, ठीक है। तो ये
हमने चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल को देखा जाए। 5 नंबर सवाल देखिए, खगोलीय दूरदर्शी, देखिए दूरदर्शी को कहते हैं दूरबीन, पहले ही हम क्लियर कर देते हैं। तो खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए खगोलीय दूरबीन क्या करता है कि दूर के वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। खगोलीय दूरबीन क्या करता है कि दूर के वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, और इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और उल्टा बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय दूरबीन का जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और उल्टा। अगर हम बात करें खगोलीय दूरबीन की तो ये दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है परावर्तक दूरबीन या परावर्तक दूरदर्शी बोल सकते हैं, परावर्तक परावर्तक दूरबीन। ठीक है, और दूसरा जो इसका प्रकार होता है, ठीक है, इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है अपवर्तक दूरबीन, अपवर्तक दूरबीन या दूरदर्शी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है, हाँ दूरदर्शी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं अपवर्तक दूरबीन, आपसे ये जल्दी नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपवर्तक दूरबीन की समान आवर्धन, समान 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 आवर्धन, आवर्धन को अपन एम से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एम बराबर हो जाएगा माइनस का वस्तु की फोकस दूरी बटा नेत्र की फोकस दूरी, ये हो जाएगा इसका समान आवर्धन अपवर्तक दूरदर्शी का। ठीक है, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, लंबाई की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई को बात करें तो क्या होता है एफ ओ प्लस एफ ई, मतलब वस्तु की फोकस दूरी और नेत्र की फोकस दूरी को जोड़ करके ये होता है समान लंबाई। ठीक है, तो आप दो चीज़ को बात करिएगा, पहला एक आवर्धन, खगोलीय दूरदर्शी का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तक दूरबीन में समान आवर्धन क्या होता है माइनस का एफ ओ बटा एफ ई, और अगर इसको लंबाई की बात करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई की बात करते हैं तो वो क्या होता है एफ ओ प्लस एफ ई। बस यहाँ तक आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां नंबर कंप्लीट, जो कि 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल को देखा जाए, कहता है कि समान संयोजन के खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होता है। देखिए अभी अभी बताए हैं कि समान संयोजन खगोलीय दूरदर्शन की नली की लंबाई क्या होता है एफ ओ प्लस एफ ई, एल बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई, अभी अभी हम बात किए हैं। ठीक है, तो एफ ओ प्लस एफ ई कहाँ है, डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं एक सवाल से हमने 2 सवाल कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर सवाल को देखिए, देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो कि 3 साल लगातार आपसे पूछा गया है, 2013, 2015, 2016। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इनका तरंगदैर्घ्य होता है। जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है, इसका तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए जब प्रकाश स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली बात हो गया। देखिए अब क्यों कम होता है, देखिए क्योंकि प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, क्योंकि प्रकाश का जो गति होता है वो अलग अलग माध्यम में होता है। ठीक है, जैसे अब निर्वात में बात करें प्रकाश की चाल तो अलग होता है, अगर किसी कांच में बात करें तो उसका भी अलग होता है। ठीक है, प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए जैसे हवा में कुछ और गति करेगा, ठीक है, चाल कुछ और होगा प्रकाश का। निर्वात में प्रकाश की चाल और होता है, क्या होता है 3 × 10⁻, सबसे तेज जो होता है वो निर्वात में ही होगा। ठीक है, तो अगर निर्वात की बात करें प्रकाश तो कितना होता है 3 × 10⁸। ठीक है, ये होता है निर्वात में। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ही क्या होता है कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, लेकिन क्या होता है कि आवृत्ति तो स्थिर होती है। आवृत्ति क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब स्थिर होता है। ठीक है, जबकि तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, कम जाता है। तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मान घट जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 8 नंबर सवाल देखा जाए, कहता है प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। प्रकाश की
अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? क्या व्यतिकरण करता है, परावर्तन करता है, ध्रुवन करता है या वर्ण विक्षेपण करता है? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो करता है ध्रुवन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड टर्म की बात करते हैं। देखिए पहला बात, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? ध्रुवन करता है। ठीक है, ध्रुवीकरण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। ये बात को भी नोट करिए कि ध्रुवीकरण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। ठीक है, तरंगों में ही होता है। अनुप्रस्थ तरंगे की दोलन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। इस बात को भी नोट करिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनुप्रस्थ तरंग में दोलन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 8 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, ध्रुव केवल अनुप्रस्थ तरंगों के क्या करता है? अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। दूसरा बात कि अनुप्रस्थ तरंगों में दोलन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल को देखा जाए, तरंग का कलांतर को अपन फाई से सूचित करते हैं, का पथांतर यानी dx से संबंध है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये 2018 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तरंग का कलांतर का पथांतर में क्या संबंध होता है? कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है? कलांतर क्या होता है? देखिए कलांतर क्या होता है, दोनों तरंगों के कला का जो कोण का अंतर होता है वो होता है कलांतर। फिर से सुनिएगा, दोनों तरंगों के कला कोण में जो अंतर होता है वो होता है कलांतर। ठीक है, पथांतर क्या होता है? देखिए पथांतर होता है पथ के जो बीच में अंतर होता है, दोनों तरंगों के जो पथ के जो बीच में अंतर होता है वो होता है पथांतर। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कलांतर और पथांतर में संबंध की, तो वो होता है फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। हमें क्या चाहिए? डेल्टा एक्स चाहिए। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, ये हो जाएगा कलांतर और पथांतर में संबंध, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल को देखा जाए, कहता है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। हरे रंग का आपसे पूछा है। देखिए इसका एक बेस्ट ट्रिक है। क्या है ट्रिक, जो समझिए। देखिए इसको याद करने के लिए, टेबल याद करने के लिए क्या ट्रिक है? देखिए बी रोय ऑफ, छोटे अक्षर वालों को आपको नहीं गिनना है। ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, देखिए ये हमारा ट्रिक हो गया। देखिए बी से हो गया ब्लैक, बी से हो गया ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से क्या हो गया? जी से हो गया ग्रे, जिसको अस्टेली बोलते हैं, डब्ल्यू से हो गया वाइट। ठीक बात है, हमें किसको पूछा है? हरे रंग का। देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। 1 0 1 1 2 3 4 5। देखिए ग्रीन यही है, तो कितना नंबर पर आ रहा है? 5 नंबर पर। तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 हमारा राइट आंसर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। हर एक साल
ऐसा कोई साल नहीं है जिस पे इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक साल क्वेश्चन इस पे पूछता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बी वीरोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, 0 से स्टार्ट करिएगा उतना तक जाएगा, ठीक है। और इसमें टॉलरेंस भी होता है, आपको टॉलरेंस के भी कुछ रंगे याद करना पड़ेगा। एक होता है गोल्ड जिसका होता है ±5%, ठीक है, ये हो गया इसका टॉलरेंस। एक होता है सिल्वर जिसका होता है ±10%, ठीक है, ये हो गया टॉलरेंस। और एक होता है कोई रंग नहीं, मतलब कलरलेस, ठीक है, ये होता है, इसका होता है ±20%, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया टॉलरेंस, ठीक है, क्लियर है। चलिए 11 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संबंध Q बराबर NE निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। कौन सा मान है? चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन है जो कि n का मान संभव नहीं है। देखिए ये हमारा कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। अगर हम इसको देते हैं तो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, ठीक है, या तो आप 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, या तो आप 3 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा। कभी भी आप लोग ऐसे सुने कि ए भैया इसको आधा इलेक्ट्रॉन दे दो जी, ठीक है, ऐसा नहीं सुने। या तो आप इसमें निकालिएगा तो आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, या तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, या तो आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। कभी आपने सुना है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया? नहीं, ठीक है। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण होता है, अब फॉर्मूला जानते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं, क्वांटमीकरण, ठीक है। वो क्या होता है? वो होता है Q बराबर ±NE। NE क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो धनात्मक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो ऋणात्मक होगा। अब इस 2 प्रकार का होता है, ये भी जानते हैं, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻10 के घात कितना? -19 कूलाम, ठीक है, 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो इसका मान होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो n का मान क्या हो जाएगा? n का मान या तो 1 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, या तो 3 हो जाएगा, या तो 4 हो जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा। कभी भी आप लोग n का मान आप लोग ये नहीं दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? या तो 1.5 नहीं दे सकते हैं, या तो 2.5 नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी आप नहीं दे सकते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन है जो कि पॉइंट में गेल है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बेसिक बात कर लिए। चलिए अब लास्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा 12 नंबर सवाल था। 12 नंबर सवाल देखिए, चलिए आज का लास्ट सवाल है 12 नंबर सवाल। देखिए व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है उसकी तुलना करते हैं, क्या प्रतिरोध के लिए करते हैं, धाराओं के लिए करते हैं, या विभवांतर के लिए करते हैं, या सभी के लिए? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? प्रतिरोध का। प्रतिरोध की तुलना करने के लिए हम लोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इतना डिटेल में बात किया है, एक एक प्रश्न का डिटेल में बात किया है, ठीक है। और बाकी इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब कितना सही कर पाए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, कि 12 में से आप कुल कितना सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है। और बाकी इसका PDF देख लीजिए किस प्रकार से सजाया गया, देख सकते हैं आपके लिए कितना मस्त PDF बना के सजाया गया है, ठीक है। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके नीचे आपको आंसर की भी दिया गया है, जो कि आपको याद करने में सहायता होगी, ठीक है। तो आपको बताना है ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको लगा है कि नहीं ये क्लास सबसे हटकर है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करके जाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ठीक है, आपको लाइक करना है, ठीक है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के यहाँ कि अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है। सब्सक्राइब आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।